हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 4 और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ सर्किट। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा कि भाई कैसे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो या प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो तो सबके अंदर वोल्टेज और करंट का वेरिएशन किस तरह से होता है। जैसे हमने देखा था कि रजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट सेम फेज में थे, सेम साथ में मूव कर रहे थे, एम्पलीट्यूड वगैरह सब हमने देखा था। उसके बाद इंडक्टिव सर्किट में हमने देखा कि किस तरह से करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से, वो हमने देखा था। और कैपेसिटिव सर्किट में किस तरह से करंट वोल्टेज से लीड कर रहा था। हमने देखा था कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। तो ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में कर ली हैं। तो अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा हो ना तो जरूर से देख कर आए, बिकॉज पिछले लेक्चर का सारा कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में यूज होने वाला है। क्लियर? तो ये लेक्चर देखने से पहले पिछले लेक्चर जरूर से देख लें। और आज हम क्या करेंगे, आज हम डिफरेंट सर्किट्स को कंबाइन करेंगे। आज हम करेंगे आरएल सर्किट और आरसी सर्किट, और एलसी सर्किट और एलसीआर सर्किट हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है? तो देखो हम रजिस्टर इंडक्टर कंबाइन करेंगे, रजिस्टर और कैपेसिटर कंबाइन करेंगे और देखेंगे उनका जो नेट वोल्टेज होता है, नेट करंट होता है, उनमें किस तरह का वेरिएशन आता है। ठीक है? इंपेडेंस एक टर्म होता है, उसको हम समझने वाले हैं, ग्राफ समझने वाले हैं। तो सब कुछ आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो पेन पेपर लेके बैठ जाओ, क्वेश्चन शायद उसको पॉज करके ट्राई करो और कॉन्सेप्ट नोट करो। ठीक है? तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम 2 मिनट का क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, बिकॉज उसके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होंगे। ओके? तो सबसे पहले हम बात करते थे प्योरली रजिस्टिव सर्किट की। प्योरली रजिस्टिव सर्किट मतलब ऐसा सर्किट जिसके अंदर सिर्फ रजिस्टर लगा था। तो हमने उसके लिए क्या देखा था कि हमारे पास ये, चलो हाँ, ये हमारा रजिस्टर वाला ग्राफ है। ठीक है? यहाँ पे हमने अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स डाला था। मान लो इसका रेजिस्टेंस R है, मान लो इसका V है। तो V इक्वल टू अगर V0 साइन ओमेगा टी हो ना, तो यहाँ से I करंट मान लो फ्लो कर रहा है किसी एक इंस्टेंट पर। तो जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है उसका फॉर्मूला हम देखा था कि जो वोल्टेज के सेम फेज में आ रहा था। मतलब वोल्टेज V0 साइन ओमेगा टी है तो करंट होगा I0 साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा टी दिखाता है, मतलब साइन के अंदर जो फंक्शन लिखा हो ना वो दिखाता है कितना फेज है। तो देखोगे साइन ओमेगा टी, इसका भी साइन ओमेगा टी, दोनों एग्जैक्टली सेम फेज पर थे। वोल्टेज और करंट, ये इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू है। ओके? यहाँ पर ये जो है मैक्सिमम करंट, V0 जो है मैक्सिमम करंट है। क्लियर? और हमने इसको डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट किया था। हाँ भाई, ये मेरा करंट है, करंट को इस तरह ड्रॉ करते थे, और वोल्टेज और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में इस तरह से रिप्रेजेंट किए थे। ये हमारा सिंपल रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। और फेजर में किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, फेजर में रिप्रेजेंट करने का तरीका ये था कि हमारे पास ये V0 होता था और उससे जरा सा कम होता था I0 भाई, क्योंकि I0 होता है V0 अपॉन R। तो रेजिस्टेंस अगर R से बड़ा हो तो यहाँ पर इस तरह से हम फेजर में रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन आज हमको फेजर का इतना काम नहीं है। आज हम सीखने वाले हैं भाई, चलो इस तरह से सिंपल रिप्रेजेंटेशन क्या था कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज है। करंट को मैं से एक्स एक्सिस में ड्रॉ करो और वोल्टेज उसके साथ ड्रॉ कर दो। देखो ध्यान से, दोनों सेम फेज में थे। ये हमारी बात हुई थी प्योरली रजिस्टिव सर्किट में। इसके अंदर जो करंट वोल्टेज सबका फॉर्मूला हमने देखा था। ओके? क्लियर है? बाद में हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में यहाँ पर सिर्फ एक इंडक्टर लगा हुआ था और यहाँ पर एक एसी सोर्स, मान लो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है ये। ठीक है? मान लो ये L है। तो हमने क्या देखा था कि अगर यहाँ पर जो पोटेंशियल V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है तो यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा था एक एनी इंस्टेंट पर, तो यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस करंट उसकी जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। मतलब यहाँ पर करंट जो है ना वोल्टेज से लैग कर रहा था। यहाँ पर इस प्योरली रजिस्टिव में क्या था कि करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज से एकदम ग्राफ उनका ड्रॉ होता था। हमने ग्राफ ड्रॉ करके भी देखा था कि वो जीरो आ रहा था, करंट जीरो तो वोल्टेज जीरो, करंट मैक्सिमम तो वोल्टेज मैक्सिमम, इस तरह सेम फेज में आ रहा था। और यहाँ पर देख रहे हो कि I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव जो था, मतलब करंट देखो वोल्टेज से लैग कर रहा है। ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी माइनस फाइव है।
ठीक है। तो करंट क्या कर रहा था, वोल्टेज से लैग। तो यहाँ पर देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। तो मान लो अगर मैं एक्स एक्सिस में करंट ड्रॉ करूँ, हमेशा एक्स एक्सिस पे करंट ड्रॉ करो, तो यहाँ पर इंडक्टर जो है, इसका इंडक्टर वो जो है, मतलब देखो करंट लैग कर रहा है तो इंडक्टर वोल्टेज लीड कर रहा होगा, वोल्टेज करंट से आगे होगा। तो ये रहा मेरा वोल्टेज, इसको हम इस तरह से बनाते थे, ठीक है। ये आई नॉट तो मेरा वी नॉट, ओके, इस तरह से रिप्रेजेंट करने थे। और दोनों बीच में फेज डिफरेंस कितना होता था, दोनों बीच में फाई जो फेज डिफरेंस था वो इक्वल टू π/2 था, ठीक है। प्योरली इंडक्टर लगाओ, हमेशा ध्यान रख लो, प्योरली इंडक्टर होगा ना तो करंट हमेशा लैग करेगा, करंट हमेशा लैग करेगा। एक बात पकड़ लो माइंड के अंदर, प्योरली इंडक्टर या इंडक्टर वाली सर्किट कोई भी होता, करंट हमेशा लैग करेगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन में बढ़ेंगे ना तो भी करंट तो लैग करेगा ही, बस थोड़ा कम से करेगा। लेकिन ध्यान रख लो कि प्योरली इंडक्टिव या कोई भी सर्किट जिसके अंदर सिर्फ मतलब इंडक्टर लगाओ सर्किट के अंदर, चाहे प्योर इंडक्टर हो चाहे उसके साथ कुछ और लगाओ, लेकिन अगर इंडक्टर लगा सर्किट में तो करंट जो है लैग करेगा। ध्यान से देख लो π/2, तो यहाँ पर करंट्स लैग्स वोल्टेज बाई π/2, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्योरली इंडक्टर लगा था। अगर और भी कुछ लगा होता तो यहाँ पर उसका वोल्टेज का कुछ कम ज़्यादा होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंडक्टर लगा, इस तरह से करंट लैग करता है। अब इतनी बात ध्यान रखना, क्लियर है। और जैसे यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस आर टर्म देखा था, इसका आर रेजिस्टेंस क्या होता था, आर इक्वल टू होता था V0/I, है ना, V0/I। वैसे यहाँ पर जो मतलब ये जो I इक्वल टू मैं लिखता था ना V0/R, चलो देखो I की वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पर V0/R। तो वैसे यहाँ पर भी हमने टर्म डिफाइन किया था जो कि था इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो हम यहाँ पर I इक्वल टू लिखते थे V/XL, I इक्वल टू लिखते थे हम V/XL। यहाँ पर जो XL की वैल्यू थी ना, XL की वैल्यू थी ω/L, XL की वैल्यू थी ω/L। और इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है पूरा हमने देखा है, क्लियर है। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा तो करंट हमेशा लैग करेगा। देखो करंट लैग कर रहा है, देखो वोल्टेज आगे है, वोल्टेज को हमने आगे ड्रॉ किया है, करंट यहाँ पर है तो वोल्टेज आगे है। कितने से मतलब करंट कितने से लैग कर रहा है, बाई π/2। या आप ऐसे बोल सकते हो वोल्टेज कितने से लीड कर रहा है, बाई π/2, क्लियर है। और लास्ट में हमको देखिए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का, जिसको यहाँ पर देख लेते हैं हम। ठीक है, तब लेते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। इस सब बातें पिछले लेक्चर में कर चुका हूं, आपको डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेना है तो वो लेक्चर जाके देख लो। प्योरली कैपेसिटिव, मान लो ऐसी सर्किट जिसके अंदर सिर्फ कैपेसिटर लगा हो और यहाँ पर एक एसी का सोर्स है, ठीक है। एनी इंस्टेंट पर यहाँ पर हमने करंट का डायरेक्शन डिफाइन किया था इस तरह से। और यहाँ पर मान लो V का इक्वेशन V0 sin ω t है। अच्छा इतनी बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जो करंट है ना, ये वोल्टेज के फेज से फाइव डिफरेंस, मतलब यहाँ पर जरूरी नहीं कि V0 sin ω t हमेशा हो, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वोल्टेज का उससे π/2 करंट लैग करेगा। इतने बात आपको क्लियर रखना है, ठीक है। जो भी वोल्टेज का फेज होगा उससे π/2 लैग करेगा इन प्योरली इंडक्टर में। और इसमें मान लो कि अगर ये वोल्टेज का फेज है तो यहाँ पर एनी इंस्टेंट पर जो इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन आता है वो आता है I0 sin ω t प्लस π/2। यहाँ पर क्या आता था माइनस π/2, वैसे यहाँ पर क्या आता है प्लस π/2। यहाँ पर जो करंट है वो लीड कर रहा है, यहाँ पर जो करंट है वो लीड कर रहा है, मतलब करंट जो है आगे है, कितने से आगे है, π/2 से। तो मान लो देखो करंट को हमेशा मैं एक्स एक्सिस में ड्रॉ करूंगा, ये मेरा करंट है। इस बार मैं वोल्टेज को नीचे ड्रॉ करूंगा, इस बार मैं वोल्टेज को नीचे ड्रॉ करूंगा। VC बोल दो, चलो खाली V बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, V बोल देता हूँ। देखो मैंने वोल्टेज को नीचे ड्रॉ किया है, मतलब क्या है कि यहाँ पर जो करंट देखो लीड कर रहा है, करंट जो है लीड कर रहा है बाई π/2। तो वोल्टेज को मैंने यहाँ पर बना दिया, मतलब वोल्टेज जो है लैग कर रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि करंट लीड्स वोल्टेज, मतलब करंट जो है वोल्टेज से आगे है, करंट लीड वोल्टेज बाई π/2। ये किस में है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में है। तो कैपेसिटर आया तो करंट जो है लीड करेगा, इंडक्टर आया तो करंट जो है लैग करेगा। इतनी बात क्लियर है। और प्योरली रजिस्टिव सर्किट हो, मतलब जिसके अंदर ना ही इंडक्टर हो ना ही कैपेसिटर हो, दोनों में से कोई ना हो, तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज हो प्योरली रजिस्टिव सर्किट में। इतनी बात क्लियर है। अच्छा यहाँ पर हमने एक टर्म डिफाइन किया था XC, जो कि था
जो कि इक्वल टू आ रहा था 1/ω/c। यहाँ पर करंट की वैल्यू लिखूँ I इक्वल टू, तो V0/XC लिखते थे ना, तो जो XC की वैल्यू आ रही थी वो 1/ω/c आ रही थी। इतनी बात क्लियर है ना। ये हमारा था इसको बोलते हैं हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये भी एक रेजिस्टेंस जैसा ही होता है, इन दोनों का यूनिट भी ओम आता है, इसका यूनिट भी ओम आता है, इसका यूनिट भी ओम आता है। तो ये सब जो है रेजिस्टेंस जैसे ही होते हैं। ये इंडक्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये जो है कैपेसिटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस, उसको हमने एक रिएक्टेंस बोला है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं आरएल सर्किट। हम इंडक्टर और रजिस्टर दोनों को कंबाइन करते हैं, तो देखो उससे क्या होता है कहानी, और वही हमारे आज के लेक्चर का मेन कॉन्सेप्ट है। ओके, फिर उसके बाद हम लास्ट में जब सब पढ़ लेंगे ना, तो हम LCR तीन को कंबाइन करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज LR सर्किट। सीरीज LR सर्किट मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन सीरीज के ही आते हैं, पैरेलल वाले क्वेश्चन बहुत ही रेयर आते हैं। मतलब सारे मतलब LR LC और जो है RLC सबका मैं सीरीज कॉम्बिनेशन सिखा दूंगा। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बना दूंगा मैं पैरेलल का, जिसका अंदर उसका कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। बाकी 99% क्वेश्चन में सीरीज मतलब सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, सीरीज LR सीरीज LC ये सब क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज LR सर्किट। ऐसा सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टेंस भी लगा हो और बाई इंडक्टेंस भी लगा हो। ठीक है, और एक AC सोर्स के अक्रॉस ये कनेक्टेड है। ठीक है, मान लो AC सोर्स का EMF जो है V है। ठीक है, नेट EMF जो है V है, मान लो इसका रेजिस्टेंस जो है R है और ये जो है इंडक्टेंस है L है। अब देखो इसके अंदर हमको सॉल्व करना है। अब हमको पता है भाई कि जब रेजिस्टेंस खाली रेजिस्टेंस था तो करंट और रेजिस्टेंस दोनों सेम फेज में थे, और खाली इंडक्टेंस था तो करंट और इंडक्टेंस के बीच में एंगल था 90 डिग्री, और करंट जो है उससे लैग कर रहा था। मीन्स या तो ऐसा बोल दो कि पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा था। अब मान लो जैसे कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है VR है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है VR है, और इंडक्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो VL है। ठीक है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है VR, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है VL है, और इसका जो मतलब यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो नेट पोटेंशियल होगा। अब भाई नेट पोटेंशियल डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करके लिख नहीं सकता ना, क्योंकि भाई इसका फेज और इसका फेज दोनों का अलग है, तो डायरेक्टली थोड़ी लिख सकते हैं। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो देखो हम करंट को अपना रेफरेंस मानेंगे, करंट को हमेशा अपना रेफरेंस मानेंगे। जब भी सीरीज का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 99% केस में सीरीज का क्वेश्चन आता है, करंट को आपको रेफरेंस मानना है और करंट को आपको ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस में। तो देखो हम यहाँ पर करंट को ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस में, ये रहा मेरा करंट I। अब हमको पता है भाई रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट के फेज में, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दो करंट के फेज में। हाँ, ये रहा मेरा रेजिस्टेंस R। और हमको पता है इंडक्टेंस जो होता है वो करंट मतलब इंडक्टर का वोल्टेज जो होगा वो करंट से लीड करेगा। सिंपल सी बात है भाई। अगर यहाँ पर VR की बात करूँ, ये तो इसके फेज में होगा करंट के, और इंडक्टेंस का जो VL है वो करंट से लीड कर रहा है π/2। क्यों? क्योंकि भाई LR सर्किट में क्या होता है कि करंट लैग करता है वोल्टेज से ना। यहाँ पर एक पॉइंट लिख लो, करंट लैग्स, हमेशा याद रखो जब तक सीरीज LR सर्किट सॉल्व करूँ, करंट्स लैग इंडक्टेंस बाई π/2। करंट और इंडक्टेंस से π/2 लैग करेगा। तो यहाँ पर VR है तो VL हमको उसके ऊपर ड्रॉ कर देना। ठीक है, ये मेरा VL, तो देख लो दोनों बीच पे एंगल कितना है 90 डिग्री। इतनी बात क्लियर है। VL और I के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से, अब हमको यहाँ पर अगर नेट पोटेंशियल निकालना हो तो हमको दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों अलग अलग एंगल पर हैं, या तो ऐसा बोलो फेजर सम करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखो, यहाँ पर V बोल दो, टू फाइंड द नेट पोटेंशियल V, टू फाइंड द नेट पोटेंशियल we have to do the vector sum, we have to do vector sum ऑफ वोल्टेजेस। भाई डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते ना भाई। हाँ, जब हम लोग सीरीज मतलब DC सर्किट पढ़े थे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में, तो भाई V = VR + VL लिखते थे। लेकिन ये तो तब होता है ना भाई जब एक वोल्टेज कांस्टेंट होते, दोनों का फेज सेम होता है। लेकिन यहाँ पर इसका फेज कुछ अलग है, इसका फेज कुछ अलग है। तो वेक्टर सम ऑफ वोल्टेजेस अक्रॉस रजिस्टर एंड इंडक्टर
इतनी बात क्लियर, हमको वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, वी आर यहाँ पे जो कि करंट के फेज में है, वी एल जो कि करंट से 90 डिग्री में है, तो इन दोनों को जो वेक्टर निकलेगा ना, ध्यान से ये बीच में जो कि हमारा वी है, ठीक है। वी क्या है? नेट पोटेंशियल। वी क्या है? नेट पोटेंशियल। इसका फेज कुछ अलग, इसका फेज अलग, लेकिन उसको मिला जुला के कॉम्बिनेशन करके हाँ यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल वी आ रहा है वो यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, ये जो वी है ना, ये 90 डिग्री आगे नहीं है। या तो देखो रेजिस्टेंस मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या चाहता है कि भाई करंट और वोल्टेज बीच में एंगल रहे 90 डिग्री, और इंडक्टर क्या चाहता है कि भाई वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल रहे 90 डिग्री। सॉरी, रजिस्टर क्या चाहता है कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में रहे, और इंडक्टर क्या चाहता है कि भाई करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल हो 90 डिग्री। लेकिन भाई ये 90 डिग्री चाहता है, ये 0 डिग्री चाहता है, तो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है, इसके नेट जो इसके बीच में से कहीं निकलता है, और ये जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, उसको हम बोलते हैं फाई। एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ फाई, मतलब नेट वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है हमने उसको बोला है फाई। फाई क्या है? फेज डिफरेंस, नेट वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस। अब 90 डिग्री नहीं है और ना ही 0 डिग्री है, ना ही साथ में 90 है, कुछ फेज पर है जिसको हमने बोला है फाई। क्लियर? अब जैसे मान लो यहाँ पर करंट मान लेता हूँ, कोई इंस्टेंट पर करंट के इक्वेशन ऐसे मान रहा हूँ मैं कि आई नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट का इक्वेशन होगा वो होगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर जो वोल्टेज मतलब वी नेट वोल्टेज, ठीक है। अभी इसके अक्रॉस की बात की नहीं कर रहा हूँ, नेट वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। तो जो नेट वोल्टेज का इक्वेशन होगा ना भाई, वो हमको पता है कि भाई यहाँ पर करंट जो है लैग कर रहा है, यहाँ पर करंट जो है लैग कर रहा है, और तो वोल्टेज क्या करेगा? लीड करेगा। देखो यहाँ पे इंडक्टेंस का नेट वोल्टेज जो है इससे करंट से कुछ आगे है ना, फाई, तो कितना आगे? फाई आगे। तो आई नॉट, सॉरी यहाँ पर लिखोगे वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि करंट लैग करेगा तो वोल्टेज क्या करेगा? लीड करेगा। कितने से लीड कर रहा है? फाई से। खाली इंडक्टर होता तो π/2 होता है यहाँ फाई की वैल्यू, खाली कैपेसिटर रजिस्टर होता है तो यहाँ पर 0 डिग्री होता है इसकी वैल्यू। ओके, तो हमारा जो नेट वोल्टेज आ रहा है वो करंट से 5 डिग्री लैग कर रहा है। हाँ, लेकिन इंडिविजुअल निकालोगे ना, अगर रेजिस्टेंस को अगर इंडिविजुअल निकालो, जैसे मान लो खाली वी आर की वैल्यू निकालो, भाई हमको पता है वी आर और करंट का जो मतलब देखो दोनों सेम फेज में है, वी आर और करंट दोनों सेम फेज में है, तो इसका हो जाएगा वी नॉट आर, मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वी नॉट आर, मैक्सिमम वोल्टेज वी नॉट आर इंटू साइन ओमेगा टी। और इंडिविजुअली अगर खाली इसके अक्रॉस निकालो वी एल, मतलब खाली वी एल वैल्यू निकालूं, तो हमको पता है कि भाई वी एल जो होगा इंडक्टेंस, बिकॉज करंट यहाँ पर क्या करता है? लैग करता है π/2 से, तो इसका वोल्टेज जो है लीड करेगा π/2 से। तो इंडिविजुअल निकालो करंट से, ध्यान रखना हमारा मेन रेफरेंस पॉइंट है करंट से, यहाँ पर इससे मत लीड करा देना, इससे मत लीड करा देना, रेफरेंस करंट से लीड कर रहा है π/2। क्लियर? तो करंट का इक्वेशन ये रहा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, उससे π/2 लीड करेगा, तो साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। हम वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर देखो ध्यान से, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में थे ना, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, हमको वेक्टर या उसको बोलो फेजर सम, ठीक है। नेट पोटेंशियल वी हैव टू डू वेक्टर सम, या तो यहाँ आप लिख सकते हो फेजर सम, दोनों की बात एक ही होती है। बात क्लियर? तो इसका ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ये फेज डिफरेंस फाई है, उसको निकालने का तरीका क्या है? फेज डिफरेंस फाई, इसको निकालने का तरीका क्या है? अब देखो यहाँ पर जो वी एल है और यहाँ पर है वी आर, पहले हम इंडिविजुअली सबकी वैल्यू लिख देते हैं। मान लो हम वी नॉट एल की वैल्यू लिखूँ, वी नॉट एल क्या है? वी नॉट एल इज द मैक्सिमम पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर, तो हो जाएगा आई नॉट, भाई करंट तो दोनों में सेम है ना, यहाँ पे जो करंट आई जा रहा है, मान लो इसके अंदर भी करंट आई जा रहा है, तो सबके अंदर करंट सेम होगा। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालो तो हो जाएगा आई नॉट, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट इंटू इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है क्या है वो एक्सएल, और वी आर की वैल्यू निकालो तो अगर वी नॉट आर मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालो तो हो जाएगा आई नॉट, और इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो आर है। वैसे अगर मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालो कि वी एल क्या होगा? वी एल होगा आई इंटू एक्सएल, मतलब इसके अक्रॉस जो फेज डिफरेंस है वो, और वी आर क्या होगा? वी आर होगा आई इंटू एक्स आर। इस तरह से हो सकता है ना, बात क्लियर है? तो हमको निकालना है फेज डिफरेंस फाई, तो फेज डिफरेंस मतलब tan फाई कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो लाइन को, ये देखो इसको मैं इस तरह से करूँ तो भाई ये मेरा वी एल है और ये है मेरा वी आर, तो देखो वी आर और वी एल
अगर मैं यहाँ पे 10 फाई लिखना चाहूँ तो यहाँ से अगर मैं 10 फाई लिखता हूँ जो कि फेज डिफरेंस फाई है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है VL बाई VR, VL बाई VR। और VL की वैल्यू लिखूँ I इंटू एक्सएल, VL की वैल्यू लिखूँ I इंटू एक्सएल और VR की वैल्यू लिखूँ I इंटू XR, सॉरी I इंटू रेजिस्टेंस R। तो यहाँ से देखो कैंसिल हो रहा है और जो 10 फाई की वैल्यू आ रही है वो आ रही है XL अपॉन R। ठीक है, 10 फाई की वैल्यू क्या आ गई XL अपॉन R। तो इससे हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं 10 फाई इक्वल टू XL अपॉन R। बात क्लियर है। और दूसरी बात भाई, इन दोनों का रेजिस्टेंस देखो, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस जो है XL है, तो उनका भी कुछ रिलेशन होता है, उसको भी हम निकाल लेते हैं। तो देखो इसी ग्राफ को हम फर्दर सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं। इसको तो आपने नोट कर ही लिया होगा। देखो हमको पता है कि भाई यहाँ पर जो VL होगा वो होगा I इंटू एक्सएल। करंट तो दोनों में सेम है ना, करंट सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो करंट सेम होगा, और इसीलिए हम करंट को रेफरेंस मान रहे हैं। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे ना तो हम पोटेंशियल को रेफरेंस मानेंगे, लेकिन यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सब में करंट सेम ही जा रहा है, तो करंट को रेफरेंस मानो भाई करंट। तो VL इक्वल टू I इंटू एक्सएल और VR इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, तो इसका अगर फेजर ड्रॉ करूँ वहाँ पे तो देखो ध्यान से VR की जगह पे यहाँ पर आ जाएगा, सेम वही ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई अलग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो जहाँ VR है वहाँ पे आ जाएगा IR और जहाँ VL है वहाँ पे आ जाएगा I इंटू एक्सएल। बात क्लियर है। और इनके बीच का इनका जो नेट रेजिस्टेंस जो निकलेगा इनके बीच का नेट रेजिस्टेंस Z, उसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। नेट रेजिस्टेंस भाई XL और R दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो नेट रेजिस्टेंस जो निकलेगा किस तरह से निकलेगा, Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XL स्क्वायर प्लस R का, दोनों 90 डिग्री पर है ना, XL और R कितना 90 डिग्री पर है, ये हो जाएगा उसका नेट इम्पीडेंस। बात क्लियर है, ये क्या हो जाएगा उसका नेट इम्पीडेंस। इसको आप वोल्टेज के टर्म में भी लिख सकते थे। देखो यहाँ पर V है तो V क्या हो जाएगा VR स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर का अंडर रूट। बात क्लियर है। उसी तरह से हमने यहाँ पर लिखा है Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब ध्यान के रखना है, हमको हमेशा करंट को रेफरेंस मान के चलना है, वोल्टेज उससे फाई एंगल आगे होगा। बात क्लियर, नेट वोल्टेज। लेकिन अगर इंडिविजुअली निकालना हो तो भाई करंट से कंपेयर करो, इससे सेम फेज में होगा और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर करंट से जो है π/2 आगे होगा इन केस ऑफ LR सर्किट। ठीक है, लेकिन नेट वोल्टेज देखो π/2 आगे नहीं है, कुछ फाई आगे है, तो फाई की वैल्यू निकालते हैं हम 10 फाई से, जो कि हो जाएगा XL अपॉन R। 10 फाई की वैल्यू मेन ये इंपॉर्टेंट है, जो कि हो जाता है XL अपॉन R। इतनी बात क्लियर हो गई तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं इसके बेस पे। और Z, ये जो है हमारा Z, इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। इसके बारे में भी थोड़ा समझ लो आप अच्छे से। देखो ध्यान से, Z की वैल्यू आती है भाई यहाँ पर ये XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। Z की वैल्यू क्या आती है XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो Z जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस। ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही होता है, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही होता है। तो Z की वैल्यू क्या आ जाती है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। भाई इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप। तो देखो इसी इक्वेशन में से क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे इस तरह ड्रॉ करूँ तो जहाँ पे VL है वहाँ पे लिख सकता हूँ ना I इंटू एक्सएल। VL पे क्या लिख सकता हूँ I इंटू एक्सएल, और जहाँ पे VR है वहाँ पे लिख सकता हूँ मैं I इंटू R। ठीक है, I इंटू R। अब मेरे को यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस निकालना हो, और ध्यान से ये जो मेरा है ये मेरा नेट पोटेंशियल V का है, ये मेरा V है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो ये जो V इक्वल टू लिख सकता हूँ ना, V इक्वल टू भाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। भाई दो वेक्टर 90 डिग्री पर है ना, देखो ये और ये दोनों कितने 90 डिग्री पर हैं, तो दो वेक्टर 90 डिग्री पर हो तो उनका क्या आता है, रिजल्टेंट हो जाता है अंडर रूट ऑफ I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ I स्क्वायर XL का होल स्क्वायर। तो यहाँ से भाई I कॉमन हो जाएगा, तो V इक्वल टू I कॉमन, और यहाँ पे आ रहा है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो यहाँ पे V इक्वल टू IR जैसा कोई टर्म आता है ना, तो ये जो टर्म होता है इसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं। ये जो टर्म है हमारा Z, इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। ओके, क्लियर है। इसका जो यूनिट होता है वो भी ओम जैसा आता है। जैसे हमने पढ़ा था भाई XL खाली इंडक्टर में था, R खाली रजिस्टर में था और XC खाली
कैपेसिटर में था, लेकिन जब एल आर कॉम्बिनेशन हो जाए तो उसमें हम इम्पीडेंस डिफाइन करते हैं। सारे सर्किट में इम्पीडेंस डिफाइन करेंगे। इस सर्किट में इम्पीडेंस की वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। मान लो एक्सी वाला सर्किट आएगा तो इम्पीडेंस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? तो बस इतनी बात आप समझ गए ना, तब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसके बेस पे। देखो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे तभी आपको मजा आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, हम करंट को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। अगर करंट दिया हो क्वेश्चन के अंदर तब तो ठीक है, नहीं दिया हो तो पहले हम करंट को निकालेंगे। ठीक है, मान लो अगर वोल्टेज का इक्वेशन दिया हो तो सबसे पहले हम करंट निकालेंगे। ओके, चलो, तो अभी नहीं समझ पड़ रहा, क्वेश्चन से समझ पड़ेगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, मान लो यहाँ पर एक इंडक्टेंस लगा है। ठीक है, और मान लो यहाँ पर एक एसी सोर्स लगा है इस तरह से। इस क्वेश्चन के अंदर हमको चलो एसी सोर्स का वैल्यू दी है, हमको दिया है V इक्वल टू 20 sin 10t प्लस 60 डिग्री हमको दिया है। ठीक है, 20 sin 10t प्लस 60 हमको ये V की वैल्यू दी है, यहाँ पर वेरिएबल नेट वोल्टेज की वैल्यू दी है। और इसका रेजिस्टेंस जो हमको दिया है वो दिया है 4 ओम, और इंडक्टेंस हमको L की वैल्यू दी है 0.3 हेनरी। ओके, L की वैल्यू क्या दी है? 0.3 हेनरी। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से हमको अप्रोच करना है, क्वेश्चन को किस तरह से इसको अप्रोच करेंगे। तो ध्यान से पहले पूछा गया क्वेश्चन के अंदर वो लिख लेते हैं। मान लो यहाँ पे आपको ढूंढना है कि VL कितना है, VR कितना है, और इसके अंदर करंट I कितना है। मान लो तीनों चीज़ हमको चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है भाई ये वोल्टेज का इक्वेशन दिया है, तो वोल्टेज के इक्वेशन से हम डायरेक्टली VL और VR नहीं निकाल सकते हैं। वोल्टेज का इक्वेशन से हम डायरेक्टली VL और VR नहीं निकाल सकते, पहले हमको करंट का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो हमको पता है भाई कौन सा सीरीज चल रहा है, सर्किट चल रहा है LR सर्किट। LR सर्किट में करंट क्या करता है? लैग करता है। ठीक है, करंट क्या करता है? लैग करेगा। हाँ, भले π/2 से लैग नहीं करेगा, बिकॉज R और L दोनों हैं, लेकिन लैग तो करेगा। इतना बात क्लियर है? इंडक्टेंस आया तो लैग करेगा। अब V की इक्वेशन हमको ये दी है, तो करंट का इक्वेशन क्या लिखते हैं हम? करंट का इक्वेशन लिखेंगे I इक्वल टू I0 साइन 10t प्लस 60। भाई करंट लैग करेगा -5। करंट कितने से लैग करेगा? नेट करंट। यहाँ पर जो करंट है ये 5 से लैग करेगा ना, क्योंकि वोल्टेज मतलब इंडक्टर जो है वो लीड कर रहा है, तो भाई करंट लैग करेगा। अब डायग्राम में देखो, डायग्राम में भाई ये मेरा I का है, और इसके अक्रॉस हम ड्रॉ करेंगे VR, और ये है मेरा VL, और ये है मेरा रेजिस्टेंस V0। और 5 से देखो ध्यान से, पोटेंशियल जो है 5 डिग्री आगे है, तो पोटेंशियल 5 डिग्री आगे मतलब करंट क्या है? 5 डिग्री पीछे है। पहले यहाँ पे सिर्फ V इक्वल टू V0 साइन था। भाई जो भी फेज दिया हो ये हमारा फेज होता है, इस फेज से 5 डिग्री पीछे है। बात क्लियर है ना? देखो करंट क्या है? 5 डिग्री पीछे है ना। कितना पीछे? इसके फेज से 5 डिग्री पीछे है, तो ये इसका फेज और उससे 5 डिग्री पीछे है। अब यहाँ पर हमको बहुत सी चीज़ चाहिए। सबसे पहले तो I0 चाहिए, उसके बाद 5 चाहिए। ठीक है, I0 की वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा इसके अंदर? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। उसके लिए पहले हमको ढूंढना पड़ेगा इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है। मतलब R तो हमको दिया है पर XL हमको नहीं दिया है ना, तो XL हमको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा रेजिस्टेंस। तो XL इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू L। ये तो पता ही होता है आपको, ओमेगा क्या होता है भाई? V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t प्लस 5 होता है ना, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 10 है, और L की वैल्यू कितनी है? 0.3। तो यहाँ पे XL की वैल्यू क्या आ गई? 3 ओम। XL की वैल्यू क्या आ गई? 3 ओम। और R की वैल्यू हमको दिया है, XL की वैल्यू आ गई 3 ओम, और R की वैल्यू हमको दिया है। अगर हमको मैक्सिमम करंट I0 ढूंढना है, देखो अगर हमको मैक्सिमम करंट I0 ढूंढना है तो हमको पता होगा मैक्सिमम वोल्टेज V0 अपॉन हमको Z करना पड़ेगा। भाई खाली रेजिस्टेंस होता तो V0 अपॉन R करते थे, खाली इंडक्टेंस होता तो V0 अपॉन XL करते थे। अब भाई रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों है ना, तो उनको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो कि है इम्पीडेंस, तो V0 अपॉन Z करेंगे। बात क्लियर है? तो Z हम निकालते हैं यहाँ से। तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? Z की वैल्यू हो जाएगी √ऑफ XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। XL का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे Z की वैल्यू आ गई 5। Z की वैल्यू क्या आ गई? 5।
तो हमको अगर आई नॉट मतलब मैक्सिमम करंट ढूंढना है तो वी नॉट की वैल्यू क्या है 20, वी नॉट की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ पे पुट करो 20 अपॉन जेड की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ से जो मैक्सिमम करंट आई नॉट है वो कितना मिल गया हमको 4 एम्पियर। तो यहाँ से लिख दो कि आई नॉट इक्वल टू हो गया 4 एम्पियर। चलो करंट की इक्वेशन में हमको एक टर्म तो मिल गया कि भाई आई नॉट मिल गया हमको। अब दूसरा हमको ढूंढना है फाई के लिए हमको फॉर्मूला पता है कि भाई यहाँ से अगर 10 फाई लिखूँ यहाँ से, अच्छा आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आप खाली ये डायग्राम याद कर लो ना, उससे भी आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से देखो अगर 10 फाई लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ, 10 फाई लिखूंगा VL अपॉन VR लिखूंगा ना, मतलब VL I इंटू XL, VR I इंटू XR, मतलब XL अपॉन R मेरा ये होता है। तो 10 फाई लिखो वहाँ से। तो चलो यहीं निकाल लेता हूँ कि 10 फाई की वैल्यू क्या हो रही है। ओके तो 10 फाई XL कितना है हमारे पास, XL हमारे पास ये रहा 3 ओम, और रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 4 ओम। अच्छा आपको 3/4 ये ट्रायंगल पता है कि नहीं आपको भाई, 10 फाई अगर 3/4 हो तो आपने ये ट्रायंगल देखा होगा कभी भी कि भाई ये 3 है, ये 4 है और 5 है, तो ये जो हमारा एंगल बनता है 37 डिग्री बनता है। मतलब सामने छोटा डिग्री हो तो यहाँ पर जो एंगल बनता है 37 डिग्री बनता है, मतलब 37 होता है 3/4। ये इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको नहीं पता हो तो नोट कर लो, ये ट्रायंगल नोट कर लो। 37 डिग्री होगा तो 3, 4, 5 इस तरह से होता है, और ये 53 डिग्री वाला होता है। मान लो आप 53 डिग्री हो तो 435 होता है। क्लियर, जैसे साइन tan फाई जो भी दिया उससे हम निकाल सकते हैं। 37 वाला हो तो सामने छोटा वाला आएगा, 53 हो तो सामने बड़ा वाला आएगा, बस 4-3। यहाँ तो 5 फिक्स है, 53 होगा तो यहाँ बड़ा आएगा, 37 होगा तो यहाँ पे छोटा वाला आएगा। क्लियर है, तो इससे आप निकाल सकते हो। तो tan फाई की वैल्यू 3/4 हो ना, तो यहाँ से हमको फाई की वैल्यू मिल गई 37 डिग्री। कितनी मिल गई 37 डिग्री। तो हमने फाई निकाल लिया, फेज डिफरेंस। तो अब हम करंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। हमको करंट इक्वेशन सबसे पहले निकालना होता है, करंट लिख सकते हैं ना। तो I इक्वल टू मान लो आई नॉट की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर साइन 10t प्लस 60, फाई कितना मिला -37 डिग्री, -37 डिग्री, क्योंकि हमने फाई निकाल लिया है वहाँ पे। तो यहाँ से हो जाएगा 4 साइन 10t, 60 - 37, 60 - 37 आई थिंक सो 40 होता है, 23 होता है। ओके 60 - 30 और 30 - 7 23। तो हमको मिल गया करंट का इक्वेशन। अब हमको मिल गया करंट का इक्वेशन। अब हम VR और VL दोनों निकाल सकते हैं ना। VR और VL अब तो निकालना कोई बड़ी बात है ही नहीं, अब तो हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो इसको रफ कर दूं यहाँ से। अच्छा हमको याद रख लेना भाई, XL की वैल्यू जो वैल्यू मिली थी कितनी मिली थी, आई थिंक सो ओमेगा L मतलब 3 मिली थी ओम, और Z की वैल्यू हमको मिली थी 5 ओम। ओके तो देखो ध्यान से VL, अगर हम सबसे पहले VL निकालना हो तो हमको पता है जो VL होगा वो करंट से π/2 डिग्री आगे होगा ना, क्योंकि इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। तो VL जो होगा वो करंट से π/2 डिग्री आगे होगा, क्योंकि करंट जो है π/2 पीछे होता है, तो VL π/2 आगे होगा। तो VL लिखूंगा देखो इस तरह से, VL इक्वल टू V0L साइन, करंट का जो भी फेस हो करंट के फेस से कंपेयर करो। ये करंट का फेस है 10t + 23, 10t + 23 प्लस π/2, प्लस π/2 मतलब 90 लिख सकते हो आप। π/2 क्या होता है 90 तो होता है, तो प्लस 90। क्लियर है ना भाई। VL कैसे लिखा हमने, VL तो इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल वोल्टेज। तो इंडिविजुअल खाली इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो करंट के वोल्टेज से π/2 आगे होता है। तो करंट के इक्वेशन वन निकाल लिया, उसमें π/2 ऐड कर दिया, तो VL आ रहा है मेरा V0L साइन 10t + 90 + 23 कितना हो जाएगा, आई थिंक तो 113 डिग्री हो जाएगा, 113 डिग्री। अब VL निकालना V0L, तो V0L मीन्स इंडक्टेंस रेजिस्टेंस अक्रॉस द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, तो हो जाएगा I0 × XL बाई V इक्वल टू IR होता है ना। तो यहाँ पे इसके अक्रॉस निकालना है, तो I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस। जब हम पूरा करंट निकाल रहे थे तब हमने पूरा नेट रेजिस्टेंस लिया था Z, लेकिन अब सिर्फ इसके अक्रॉस निकालना है, तो I0 × XL। I0 की वैल्यू कितनी है, ये रहा I0 की वैल्यू 4 है, और XL की वैल्यू कितनी है 3। तो अब V0 की वैल्यू मिल गया ना 12 वोल्ट। यहाँ पुट कर दो, हो गया VL का इक्वेशन मिल गया हमको। VL हो जाएगा 12 साइन 10t + 113
डिग्री। क्लियर है? वी आर निकालना हो तो वो तो और भी सिंपल है, वो तो करंट के फेज भी होगा। ये रहा करंट का इक्वेशन, उसके फेज में बना दो वी आर। तो वी आर कहीं लिख देता हूँ, चलो कहाँ लिख दूँ, यहाँ पे बना देता हूँ। चलो अगर वी आर निकालना है आपको तो वी आर क्या लिखेंगे हम, वी नॉट आर साइन जो भी करंट का फेज हो। करंट का फेज क्या है 10t + 23, यहाँ पे डाल दो 10t + 23, कोई आगे पीछे नहीं, जितना फेज है उतना ही। तो वी नॉट आर निकालना है तो सिंपल है भाई, आई नॉट इंटू आर, इसका टोटल करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, टोटल करंट है 4 ओम, तो 4 × 4 हो जाएगा 16। ओके, तो 16 साइन 10t + 23 डिग्री। तो ये मेरा हो गया वी आर, ये मेरा क्या हो गया वी आर। तो इस तरह से वी आर वी एल कोई भी इक्वेशन निकाल सकते हो आप। मेनली क्या ध्यान रखना है कि आपको करंट जो है अपना रेफरेंस पॉइंट है। अगर हमको करंट का इक्वेशन मिल जाए ना तो बाकी तो हम निकाल सकते हैं किसी भी तरह से। यहाँ पर वोल्टेज का इक्वेशन दिया था, सबसे पहले हमने करंट का इक्वेशन फाइंड किया। ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होगा, करंट का इक्वेशन दिया रहेगा, उससे पूछा होगा तब तो और भी सिंपल होगा। यहाँ पर वोल्टेज था तो हमने करंट फाइंड कर लिया, वोल्टेज से करंट जो है 5 डिग्री पीछे होगा। बात क्लियर है? तो इसको रफ करके हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। ओके, तो अब करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन इस बार मैं क्या करता हूँ पता है, करंट का इक्वेशन आपको दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो मान लेते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ पर एक इंडक्टर लगा है, बात क्लियर है, और यहाँ पर एक लगा है एसी सोर्स। ठीक है, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, आपको करंट का इक्वेशन दे रहा हूँ। करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, I = मान लो 20 या तो हाँ 20 sin 60t + 45। मान लो चलो ऐसे दे दिया मैंने करंट का इक्वेशन 20 sin 60t + 45 डिग्री। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ना उसको 8 ओम दे दे रहा हूँ, और यहाँ पर इंडक्टेंस है उसको मैं 0.1 हेनरी दे रहा हूँ। ठीक है, इस बार मैंने करंट का इक्वेशन दिया है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, मान लो इसका जो नेट पोटेंशियल है V है, मान लो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है VR है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो VL है। लो और क्या ही पूछ सकते हैं इन लोग भाई, करंट दिया पोटेंशियल पूछेंगे, एक्सेल पूछेंगे, इंपीडेंस पूछेंगे, करंट पूछेंगे, ये तो पूछ सकते हैं ना ज़्यादातर सर्किट के अंदर। ओके, बात क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमको ढूंढना है VR और VL, हमको 3 चीज़ ढूंढना है। क्या, V मतलब नेट पोटेंशियल इंस्टेंटेनियस वाला, और VL और VR। V क्या है, नेट पोटेंशियल। तो ग्राफ अभी भी इंडक्टर वाला है तो ग्राफ इंडक्टर वाला ड्रॉ करेंगे। भाई ये करंट है मेरा, और इसके साथ करंट, और इसके साथ होगा इसी फेज में VR होगा, और यहाँ पर होगा VL, इसके बीच में ये जो निकलेगा V0, और ये हो जाएगा मेरा 5 फेज। बात क्लियर है? अब देखो हमको ढूंढना है VR और VL ढूंढना तो बहुत ही आसान है भाई। करंट का इक्वेशन तो दिया है आपको, करंट का इक्वेशन दिया है ना, तो VR क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा V0R इंटू साइन भाई जो करंट का फेस हो उससे डायरेक्टली वही फेस चिपका दो यहाँ पे, तो हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है? V0R हमको ढूंढना है, तो V0R का इक्वेशन क्या होगा भाई, ये ना V0R इक्वल टू हो जाएगा I0 इंटू इसका रेजिस्टेंस। I0 हमको ढूंढना पड़ेगा, I0 के लिए हमको Z चाहिए, Z के लिए हमको भाई यहाँ पर Z के लिए हमको XL और R दोनों चाहिए होगा। तो सबसे पहले XL निकाल लेते हैं हम। XL क्या होता है, ओमेगा इंटू L। ओमेगा कितना होता है यहाँ पर, ये होता है ओमेगा, ओमेगा होता है 60। ओके, और T कितना, ओमेगा L कितना है 0.1 मतलब 1/10, तो ये कैंसिल हो गया। तो XL की वैल्यू आ गई मेरे पास 6 ओम। बात क्लियर है? और हमको अगर Z ढूंढना हो तो Z की वैल्यू क्या होती है, XL² + R²। तो XL कितना है मेरे पास 6 का स्क्वायर प्लस R कितना है मेरे पास, R है मेरे पास 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो Z की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 10 ओम। तो लो मेरे को इम्पीडेंस मिल गया, 10 ओम। क्लियर है? तो अगर मेरे को I0 ढूंढना है, अगर मेरे को नेट करंट I0 ढूंढना है, I0 तो दिया है, चलो हमको V0R ढूंढना है, तो हमने Z ढूंढ लिया। बात क्लियर है?
तो वी नॉट आर इक्वल टू आई नॉट। अच्छा, इसके अंदर इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, चलो इसको अभी इसको निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर आई नॉट तो डायरेक्टली दिया है ना, ये करंट का इक्वेशन दिया, यही तो होगा अपना आई नॉट। करंट के इक्वेशन में सामने जो वैल्यू दी होती है वही तो होती है अपनी मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर डायरेक्टली दिया ये, कोई दिक्कत नहीं है। ये 20 दिए हैं, 20 इंटू रजिस्टेंस कितना है मेरे पास 8, ये तो हो गया 160 वोल्ट। भाई यहाँ पे इतना कुछ, चलो इसको हम निकाल लेंगे, इसमें हमारा काम आएगा। लेकिन ध्यान रखो कि इसमें तो आई नॉट दिया ही था ना, तो आई नॉट इंटू आर करके हमने निकाल लिया, तो हमको मिल जाएगा वी आर का इक्वेशन, जो कि हो जाएगा 160 साइन 60t प्लस 45 डिग्री। अब बताओ हमको वी एल ढूंढना हो, तो वी एल के लिए हम क्या करेंगे भाई, वी एल, चलो मार्कर बदल देता हूँ। वी एल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखो वी एल। भाई यहाँ पर करंट का इक्वेशन तो आपको दिया ही ना, जो करंट का इक्वेशन होगा उससे π/2 आगे होगा, क्योंकि वी एल जो है इसके अक्रॉस इंडिविजुअल वोल्टेज है ना, सिर्फ इसके अक्रॉस निकाल रहे हैं इंडक्टर, तो इंडक्टर देखो करंट से π/2 आगे होता है ना। तो यहाँ पर करंट का इक्वेशन ये है, ये रहा 20 साइन, और तो जो भी इक्वेशन हो 60t प्लस 45 प्लस 90 डिग्री। प्लस 90 डिग्री क्यों होगा, बिकॉज वोल्टेज जो होगा करंट से आगे होता है, वोल्टेज जो होगा करंट से आगे होगा। इस बार करंट दिया था ना, वोल्टेज पूछा है, तो वोल्टेज करंट से आगे होगा, तो करंट 45 प्लस 90। बात क्लियर है, वोल्टेज कितना आगे करंट से, π/2 इंडिविजुअल। तो बाय 20 नहीं लिखते, यहाँ पर वी नॉट एल लिखना पड़ेगा हमको, वी नॉट एल। तो वी नॉट एल की वैल्यू हम निकाल लेते हैं भाई। वी नॉट एल क्या होगा, आई नॉट इंटू एक्सएल, आई नॉट इंटू एक्सएल। आई नॉट क्या है मेरे पास 20 इंटू एक्सएल 6, यहाँ पे लिख दो भाई। वी नॉट एल क्या होगा, आई नॉट इंटू एक्सएल, तो ये होगा मेरे पास 20, एक्सएल है मेरे पास 6, ये हो जाएगा 120। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 साइन 60t प्लस 90 प्लस 45 हो जाएगा 135 डिग्री। तो मेरे को मिल गया वी एल। और लास्ट में हमको नेट वोल्टेज निकालना है, नेट वोल्टेज वी। तो नेट वोल्टेज वी किस तरह से निकालेंगे हम, ठीक है। जेड की वैल्यू 10 ओम में यहाँ पर लिख लो, और एक्सएल की वैल्यू 6 ओम है। ओके, हमको पता है कि भाई एक्सएल की वैल्यू 6 ओम है और जेड इक्वल टू है 10 ओम। अब हमको निकालना है वी, नेट वोल्टेज वी। तो वी इक्वल क्या लिखूंगा बताओ। अब नेट वोल्टेज जो होगा ना, देखो नेट वोल्टेज वी नॉट नहीं है, नेट वोल्टेज जो है करंट से 5 डिग्री आगे, करंट से 5 डिग्री आगे ना, 90 डिग्री आगे नहीं है ना, ये सेम फेज में है, 5 डिग्री आगे। तो ये करंट का इक्वेशन रहा, ये रहा करंट का इक्वेशन। तो लिखो वी नॉट, ठीक है, वी नॉट लिखो, यहाँ पे लिखो साइन, और यहाँ पे लिखो 60t प्लस 45 डिग्री प्लस 5। 90 और 90 तो इंडिविजुअल में आ रहा था, लेकिन हम नेट वोल्टेज की बात कर रहे हैं, वो तो करंट से 5 डिग्री आगे है, तो हमने उसको लिख दिया। क्लियर है। तो वी नॉट, तो वी नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब वी नॉट की वैल्यू होगा आई नॉट इंटू जेड, क्योंकि हम वी नॉट निकाल रहे हैं ना टोटल पोटेंशियल, तो टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। तो आई नॉट कितना है मेरे पास 20 इंटू इम्पिडेंस कितना है भाई, जेड की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 निकाला है 10, तो हो जाएगा देखो 200। तो हो गया ये 200 साइन 60t प्लस 45 प्लस 5। अब 5 के लिए निकालनी पड़ेगी, 5 के लिए इक्वेशन देख लो, ये 10 क्या होता है, 10 होता है एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल मेरे पास 6, आर है मेरे पास 8, आर है 8, एक्सएल है मेरे पास 6। तो पुट करो, तो फिर से आ रहा है 10 इक्वल टू 3/4। तो 3/4 की वैल्यू क्या होती है 37 डिग्री। बस यहाँ पर 5 प्लस 37 कर दो, अपना वी एल मिल गया, सॉरी नेट वोल्टेज मिल गया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ चलो उसका आंसर। तो v इक्वल टू आ रहा है 200 साइन 60t 90 प्लस 37 प्लस 45 प्लस 37 45 55 65 75 प्लस 7 82। ओके, तो 82 आ रहा है। क्लियर है, ये मेरा v का इक्वेशन है, इस तरह से निकाला जाता है।
जब वी आर ढूंढना था तो हमने डायरेक्टली करंट के फेज में कर दिया, वी एल ढूंढना था तो हमने उससे π/2 आगे कर दिया, और वी ढूंढना था तो हमने उससे फाई आगे कर दिया। क्लियर? वी नॉट इंडिविजुअल निकाल सकते हैं ना, वी नॉट निकालना होगा टोटल पोटेंशियल तो टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस, वी नॉट आर निकालना हो तो करंट टोटल करंट इंटू रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस, वी नॉट एल निकालना हो तो टोटल करंट इंटू रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस। इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम एक्सएल बोलते हैं। तो आपको अगर एल आर सर्किट को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो मतलब आपको जो आरसी सर्किट होगा वो तो एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो ठीक है, अब अपना हम सेकंड टाइप की सर्किट पढ़ते हैं जो कि होता है सीरीज एलसी सर्किट, सीरीज एल आर सर्किट, सी आर सर्किट, सी आर। ओके, आज हम 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हो जाएगा वो आर मतलब इंडक्टर की जगह आ जाएगा कैपेसिटर, मतलब आर सी सर्किट, आर सी। रेजिस्टेंस तो रहेगा ही लेकिन उसके साथ कैपेसिटर भी है, रेजिस्टेंस रहेगा उसके साथ कैपेसिटर भी है। तो यहाँ पर इसका भी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से इसका डायग्राम आएगा भाई, ये मेरे पास ये रहा कैपेसिटर, ये रहा मेरे पास रेजिस्टर, क्लियर है, और किसी एक इसी सोर्स के अक्रॉस वो कनेक्टेड है। इसमें भी हमारा रेफरेंस पॉइंट जो रहेगा करंट का ही रहेगा, क्योंकि अभी सीरीज कॉम्बिनेशन चल रहा है। जब पैरेलल होगा तो हम रेफरेंस पॉइंट वोल्टेज को लेंगे, उसी हिसाब से अपना इक्वेशन हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये मान लो सी है, ये मान लो आर है, मान लो इसका जो नेट पोटेंशियल है वी है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वी सी है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वी आर है। अब इसके केस में हमको क्या याद रखना है भाई कि करंट, इसके अंदर करंट लीड करता है, क्या करता है करंट लीड, करंट लीड्स विथ वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर π/2, ठीक है, π/2 से लोड करता है किसके, इसके वोल्टेज से। टोटल वोल्टेज से तो 5 डिग्री आगे होगा लेकिन कैपेसिटर के वोल्टेज से π/2 आगे होगा, हमको पता है। इसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे हम भाई, करंट तो हमारा रेफरेंस पॉइंट ये रहा आई नॉट, और इधर ही होगा हमारा वी आर, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर है ना वी आर, लेकिन वी सी कहाँ होगा, ऊपर मत ड्रॉ कर देना, उसको नीचे ड्रॉ करना है, क्योंकि उससे वी सी π/2 पीछे है, करंट π/2 आगे होगा तो वी सी उससे π/2 पीछे होगा, दिए मेरा वी सी हो गया, और इसका ये निकलेगा नेट, ये निकलेगा मेरा V, ठीक है, और ये मेरा एंगल फाई है। बाकी सारी कहानी सेम है इसके अंदर भाई, हमको पता है ये V है। मान लो हमारा करंट का इक्वेशन दिया है हमको I = I0 sin ωt, ठीक है, तो VR जो हो जाएगा वो जाएगा V0, और जो इसका फेस है वही छाप दो यहाँ पर, ओके, और जो VC जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये V0R, ओके, और ये जाएगा V0 × C, और साइन इससे π/2 पीछे होगा ना, बिकॉज करंट आगे है तो VC जो होगा उससे π/2 पीछे होगा। तो यहाँ पर साइन ωt - π/2, उसमें हम प्लस π/2 कर रहे थे क्योंकि वोल्टेज आगे होता था। यहाँ पर करंट लीड कर रहा है, मतलब वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, तो वोल्टेज -π/2 आ गया। और नेट वोल्टेज अगर निकालना हमको V0, तो आपको पता ही होगा V0 साइन लैग, तो अभी भी अब जो है वोल्टेज लैग तो करेगा लेकिन π/2 से नहीं, लेकिन फाई से, ωt - फाई, और फाई की वैल्यू इसी इक्वेशन से फिर से हम निकाल लेंगे। जो फाई की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी VC/R, VC/VR, VC/VR, tan फाई की वैल्यू लिखेंगे ना VC/VR, तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से देखो, चलो यहाँ पर tan फाई की वैल्यू लिख देता हूँ। VC की वैल्यू होगी I × XC, और VR की वैल्यू होगी I × R, तो हो जाएगा XC/R। वहाँ पे हो रहा था XL/R, यहाँ पे होगा XC/R, जहाँ जहाँ वहाँ पे XL आ रहा था वहाँ वहाँ यहाँ पे XC आ जाएगा। इम्पिडेंस की वैल्यू निकालना, Z की वैल्यू निकालना, तो Z की वैल्यू हो जाएगी √XC² + R²। ध्यान से देखो, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यहाँ पर नेट मिल जाएगा हमको इम्पिडेंस, ओके। इम्पिडेंस क्या होता है, नेट रेजिस्टेंस होता है सर्किट का, ओके। इम्पिडेंस क्या होता है, नेट रेजिस्टेंस होता है सर्किट का। इतनी बात क्लियर है। तो देखो V = V0 sin ωt - फाई, उसके अंदर +5 हो रहा था, लेकिन इसके अंदर देखो वोल्टेज जो है करंट से पीछे तो है लेकिन π/2 नहीं, लेकिन फाई, नेट वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, क्लियर है। तो सारे क्वेश्चन के अंदर वही सेम कॉन्सेप्ट लगा देना है इसके अंदर। और अगर नेट टोटल करंट पूछे I0
देखो लेकर I इक्वल टू वी अपॉन आर, तो टोटल करंट V अपॉन Z हो जाएगा, V नॉट अपॉन Z। ओके, ये तो हम पता ही है हमको भाई कि अगर टोटल करंट निकालना हो तो टोटल वोल्टेज अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस। तो इसके भी क्वेश्चन है, इसको आप पॉज मतलब कर सकते हो, सिंपल है, सिंपल ही क्वेश्चन होंगे ना, जहाँ पे खाली जहाँ पे मतलब एक्सएल आ रहा था वहाँ पे यहाँ पे एक्स ही आ जाएगा बस, बाकी क्वेश्चन के अंदर कोई चेंज नहीं है। क्लियर है? तो मेन आपको एक सर्किट समझना था, मतलब जैसे कि हमने आरएल समझ लिया ना, तो आरसी सर्किट सॉल्व करना तो उससे भी इजी हो जाता है। जहाँ जहाँ एक्सएल है वहाँ पे एक्स पुट कर दो, बस ध्यान इतना रखना है कि भाई जो नेट वोल्टेज होगा वो लैग कर रहा है। देखो करंट का इक्वेशन ये रहा, ये करंट हमारा रेफरेंस पॉइंट है, उससे π/2 उससे 5 डिग्री लैग कर रहा है। लेकिन इंडिविजुअल बोला जाए तो इंडिविजुअल VR जो है मतलब सेम फेज में होगा, और VC जो होगा वो π/2 पीछे होगा, VC जो होगा वो π/2 पीछे होगा। ग्राफ में देखो, ये इक्वेशन में देखो, VC जो होगा π/2 पीछे होगा। करंट हमारा रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि हम सीरीज की बात कर रहे हैं, जब पैरेलल की बात करेंगे तो हम वोल्टेज को लेंगे अपना रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसके बेस पे क्वेश्चन हम करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन रैपिड फायर राउंड में करेंगे, जिसमें जेईई मेंस जे एडवांस सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए रखते हैं इतना ही। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसके अंदर हम एक हमारा बचा है LC सर्किट और एक बचा हमारा IRLC सर्किट, ये दोनों के जितने कॉन्सेप्ट होते हैं हम सब कुछ करेंगे, ठीक है, और बाद में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन भी करेंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहो।